हाय एवरीवन, सभी का वेलकम अगेन YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं, उम्मीद करता हूं और विश करता हूं कि आप में से जो सच में मेहनत करने वाले लोग हैं दिल से, नया साल उनको कामयाबी के रंग ज़रूर दिखाएगा। आपकी मेहनत इस साल रंग ज़रूर लाएगी। चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। पैरेड ऑफ यूनिटी इसका टाइटल है। थोड़ी सी मेरी आवाज़ बैठी हुई है, एडजस्ट कर लेना। आर्टिकल लिखा गया है 26 जनवरी की परेड पे। ये आपका क्विज़ है आज का। जो भी इस आर्टिकल में आपको सिखाएं, जो भी आपसे शेयर करें, इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है एट द एंड ऑफ द क्लास। कोशिश आपकी ये होगी कि क्लास को जब इस क्विज़ को जब आप अटैम्प्ट करें, आपको 8 में से 5, 6, 7, 8 मार्क्स आपको मिले। सॉल्यूशंस भी तभी करवाएंगे एट द एंड ऑफ द क्लास। आइए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी परेड ऑफ यूनिटी। देखिए परेड तो आप जानते ही हैं, ज़्यादा कुछ बताने की इसमें ज़रूरत है नहीं। यूनिटी का मतलब होता है एकता। बात की जा रही है एकता की परेड की, यानी 26 जनवरी की परेड की, जिसमें हर स्टेट, ऑलमोस्ट हर स्टेट अपनी अपनी झांकी लेकर के शरीक होता है, पार्टिसिपेट करता है। अब ये परेड जो वर्ड है, मार्च या रैली इसको बोलते हैं। इससे दो वन वर्ड्स बनते हैं, कैवलकेड और मोटरकेड। देखिए कैवलकेड वो केड है जिसमें कैवेलियर्स यानी कि घुड़सवार, ऐसी परेड जिसमें घुड़सवार जो हैं शरीक हो रहे हैं, घोड़ों के ऊपर परेड की जा रही है। परेड, अ प्रोसेशन या परेड बाय हॉर्स राइडर्स। ठीक है, अंग्रेजी में हॉर्स राइडर को ही कैवल जो है कैवेलियर बोला जाता है। तो ये वन वर्ड भी दिमाग में आपके बैठ जाएगा। कैवेलियर से कैवलकेड बनाया गया है। और मोटरकेड आप समझ ही गए होंगे, अ परेड ऑन मोटर व्हीकल्स। ठीक है, कारों पे, बाइक्स पे कोई रैली हो रही है तो मोटरकेड। याद रखेंगे इन दोनों वन वर्ड्स को। आज की क्लास में क्विज में आपसे पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टिसनशिप हैज़ नो प्लेस ऑन रिपब्लिक डे। कह रहे राजनीतिक जो पार्टिसनशिप है, पार्टिसनशिप क्या होती है? आप एक हिस्से की तरफ झुक गए हैं, बायस्ड हो गए हैं या डिस्क्रिमिनेटरी हो गए हैं, पक्षपातपूर्ण हो गया काम आपका। कह रहे जी पॉलिटिकल पक्षपाती जो है उसकी कोई जगह नहीं है, कोई प्लेस नहीं है रिपब्लिक डे पे। तो रिपब्लिक डे पे बिल्कुल भी पॉलिटिक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होनी चाहिए। पार्टिसनशिप आपने देख लिया, सब्जेक्ट है। पक्षपातपूर्ण रवैये को बोला जाता है पार्टिसनशिप। इसकी वर्ब है हैज़। इट हैज़ नो प्लेस यानी कि इसकी कोई भी जगह नहीं बनती है। डेज़ के आगे और दिनों के आगे और डेट्स के आगे हमेशा आप ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। याद है ना, ड्यूरेशन आ जाए तो इन प्रेपोजिशन लगेगी। ड्यूरेशन में क्या क्या आ सकता है? वीक में 7 दिन है, मंथ में 30 दिन है, ईयर है ना। तो इस तरीके से अगर ड्यूरेशन आएगी तो उसके आगे इन लगा देना है। अगर कोई दिन आए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, या कोई तारीख आए 1 जनवरी, 31 दिसंबर, उसके आगे ऑन लगा देना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल रख के चलना है अपने को। आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल की क्लास जो है वोकैब को देखेंगे। सारे भारी भरकम वर्ड्स शुरू में देख लो ताकि आप क्लास को स्मूथली पढ़ सको। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YET ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSAT। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए वोकैब शीट है अपनी आज की। आवाज़ शायद ज़्यादा बैठी हुई है ना। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था क्लास लेने का गले की वजह से, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ब्रेक्स कम से कम हो, ये मेरी कोशिश रहनी चाहिए।
5 वर्ड्स हैं अपने पास। पार्टीशन से शुरू करेंगे। पार्टीशन यानी जो एक पार्ट यानी एक हिस्से की तरफ झुका हुआ है। झगड़ा हो रहा है 3 पार्टियों में या 4 पार्टियों में, एक पार्टी आपकी फेवरेट है तो एक पार्ट की तरफ आप झुके हुए हैं। पार्टीशन है, बायस्ड है या वन साइडेड है। आर्बिट्रेटर्स मस्ट अवॉइड बीइंग पार्टीशन इन देयर रीजनिंग वाइल रीचिंग कंक्लूजन्स। आर्बिट्रेटर जो होते हैं, आर्बिट्रेटर का मतलब होता है जो पंचायती करे, जो झगड़े को सुलझाए। झगड़े को सुलझाने वाले लोगों को अवॉइड करना चाहिए कि वो बिल्कुल भी पक्षपाती ना हो, पार्टीशन ना हो अपने लॉजिक में, अपनी रीजनिंग में। जब वो किसी फैसले पे पहुंच रहे हो, अपने झगड़े को सुलझाने के लिए कोई कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो रीजनिंग के अंदर भी आपको पक्षपात जो है नहीं दिखाना है। बिल्कुल जो है आपका लॉजिक एकदम वो होना चाहिए, है ना। चलिए, पार्टीशन जो है एक एडजेक्टिव है, पार्टीशनशिप एक नाउन है, पक्षपातपूर्ण रवैये के लिए यूज होता है। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। इसको प्रेजुडाइज्ड और सेक्टेरियन भी बोलते हैं। अगला वर्ड है पार्टीशनशिप का बिल्कुल उल्टा, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। ये वर्ड भी आप आर्टिकल में देखेंगे आज। ऑब्जेक्टिविटी यानी बिल्कुल उल्टा पार्टीशनशिप का, अनबायस्ड जजमेंट। ऐसी जजमेंट जिसमें कोई भी पार्टीशनशिप ना हो, बिल्कुल वस्तुनिष्ठता हो, आप हर चीज़ को न्यूट्रलिटी के साथ में जो है आंके। द जज हैड अ रेपुटेशन फॉर कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी। जज साहब की एक रेपुटेशन थी कंप्लीट अनबायस्ड जजमेंट देने की, ऑब्जेक्टिविटी दिखाने की, वस्तुनिष्ठता दिखाने की। आप इस पे न्यूट्रल रहेंगे तो न्यूट्रलिटी, और डिसइंटरेस्टेड रहेंगे तो डिसइंटरेस्ट इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए, अगला वर्ड है क्राई फाउल। एक फ्रेजल वर्ब है। देखिए, फाउल क्या होता है, आपने फुटबॉल देखा हो या हॉकी देखा हो तो उसमें फाउल्स होते हैं। जब सामने वाली टीम कुछ गलत काम करती है तो रेफरी को आप फाउल का इशारा करेंगे, रेफरी खुद ही बोल देगा कि फाउल। तो फाउल का मतलब होता है गलत काम करने वाली टीम को सज़ा मिले, है ना। जिस टीम ने दूसरे प्लेयर को धक्का मारा है या गेंद को कोर्ट से बाहर लेकर के गए हैं तो वहाँ फाउल हुआ है, तो उसको सज़ा मिलेगी उस टीम को रेफरी के द्वारा। लेकिन कभी कभी सज़ा नहीं मिलती है, तो जो टीम गलत नहीं होती है वो क्राई करती है रेफरी के सामने और ये कहती है कि सामने वाली टीम ने फाउल किया है, आप इसको सज़ा दें। इसी को बोलते हैं क्राई फाउल करना। अब इस कॉन्सेप्ट को मैदान से बाहर ले आओ। आपने कोई गलती नहीं की है लेकिन सामने वाले ने कोई गलती की है और आप जो है चीख चीख करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनजस्टिस के लिए, तो आप क्राई फाउल करेंगे। समझ पाए मेरी बात को? भाई, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, सामने वाले ने गलत काम किया है, उसको सज़ा नहीं मिल रही लेकिन आपको मिल रही है, तो आप क्राई फाउल करेंगे अथॉरिटी के सामने। आप बताएंगे प्रोटेस्ट करके कि मुझे इनजस्टिस किया जा रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय होने के लिए चीख पुकारने को इस फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते हैं। आफ्टर द इलेक्शन डिफीट अपोजिशन पार्टीज क्राइड फाउल। इलेक्शन में हारने के बाद में विरोधी पक्ष की पार्टियों ने क्राई फाउल किया, अन्याय की जो है चीख पुकार करनी शुरू कर दी। और क्या किया इन्होंने? एंड डिमांडेड अ रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स। इन्होंने डिमांड किया कि वोट्स को फिर से रिकाउंट किया जाए, फिर से गिनती की जाए। कंप्लेन करना, ऑब्जेक्ट करना, वॉइस डिससेटिस्फेक्शन करना, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। आप इस वर्ड को, फ्रेजल वर्ब को आर्टिकल में देखेंगे। अगली फ्रेजल वर्ब है मेक द कट। सीधा सा मीनिंग है इसका, किसी चीज़ के क्राइटेरिया को मीट करना या किसी कसौटी पे खरा उतरना। अगर एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स की भाषा में कहें तो कट ऑफ को पास करना मेक द कट करना होता है, ठीक है। इंडियन फुटबॉल टीम लुक्स फॉरवर्ड टू मेकिंग द कट एंड एंटरिंग द फीफा वर्ल्ड कप। इंडिया की फुटबॉल टीम जो है आशा कर रही है, लुक फॉरवर्ड टू कर रही है कि वो मेक द कट करेगी, क्राइटेरिया को मीट करेगी और इस साल के फीफा वर्ल्ड कप में एंटर करेगी। इसको गेट थ्रू करना भी बोलते हैं। यहाँ पे एंटरिंग लिख लेना, ठीक है। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग द कट एंड एंटरिंग द फीफा वर्ल्ड कप। दोनों वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है एंड से कनेक्टेड है। चलिए, लास्ट वर्ड है अपना डिसाइसिव। ऐसी चीज़ जिससे कोई डिसीजन निकले जो निर्णायक हो, कंक्लूसिव हो, उसको बोलते हैं डिसाइसिव। और इसी के लिए अपने पास एक वर्ड है मोमेंटस। मोमेंटस यानी वेरी इंपॉर्टेंट इन सम एस्पेक्ट। कोई भी बड़ा दिन जो है वो मोमेंटस दिन होगा भारत के लिए। 26 जनवरी एक मोमेंटस डे है जिस दिन हमारा संविधान अप्रूव हुआ था। 15 अगस्त एक मोमेंटस डे है 1947 में जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो ये बड़े दिनों के लिए आप जो है मोमेंटस वर्ड का इस्तेमाल करें। द गवर्नमेंट मस्ट टेक अ मोमेंटस या डिसाइसिव एक्शन ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल।
सरकार को एक निर्णायक या बड़ा एक्शन लेना चाहिए, मोमेंटस या डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के। चलिए 5 वर्ड से डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है आपको पता लगे। समरी ये है कि परेड ऑफ यूनिटी 26 जनवरी की जो परेड है उसमें हर स्टेट अपना अपना प्रपोजल भेजती है झांकी का। झांकी को अंग्रेजी में बोलते हैं टैब्ल्यू। तो इन झांकियों के अंदर कुछ ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स की झांकियाँ इस साल अप्रूव नहीं हुई, जिनमें नाम शरीक होता है, शुमार होता है दिल्ली का, पंजाब का और वेस्ट बंगाल का। अब ये सारी जो स्टेट्स हैं ये शिकायत कर रही है कि हमारी झांकी सिर्फ इसलिए अप्रूव नहीं हुई क्योंकि सेंटर हमसे खफा है, हमसे नाराज़ है, हमारी झांकी भी अप्रूव होनी चाहिए थी। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना गलत बात है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर बताया कि 26 जनवरी पे इस तरह का सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए। रिपब्लिक डे परेड ऑफ यूनिटी है, इसमें किसी भी स्टेट को पॉलिटिकल बायसनेस दिखा करके बाहर करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए सेंटर के द्वारा। आज की जो टोन है वो सजेस्टिंग है, साथ में है राइचस टोन में बताता है क्या चीज़ मॉरली सही है और क्या चीज़ नैतिक आधार पे गलत है। ठीक है, राइचस और सजेस्टिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। चलिए शुरू करेंगे। कह रहे जी टैब्ल्यू प्रपोजल्स बाय द अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स ऑफ दिल्ली, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल आर अमंग दोज दैट हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर द रिपब्लिक डे परेड दिस ईयर ऑन जनवरी 26। कह रहे टैब्ल्यू प्रपोजल्स जो हैं झांकी को लेकर के जो प्रपोजल भेजे गए हैं और किन के द्वारा, बाय लगा के बता रहा है, कुछ अपोजिशन के द्वारा रूल की गई स्टेट्स के द्वारा। और ये कौन कौन सी स्टेट्स हैं? 3 स्टेट्स हैं, दिल्ली, बंगाल और पंजाब। कह रहे ये वो प्रपोजल्स हैं उन प्रपोजल्स में से जो क्वालिफाई नहीं किए हैं रिपब्लिक डे की परेड के लिए इस साल जनवरी 26 को, 26 जनवरी को। और ये सारा काम कैसे हुआ है? लीडिंग टू एलिगेशन ऑफ पार्टिसनशिप, लीड टू करते हुए, ले जाते हुए इन आरोपों की तरफ, एलिगेशंस की तरफ जो है पक्षपातपूर्ण रवैये के, डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर के या पार्टिसनशिप के। टैब्ल्यू प्रपोजल सब्जेक्ट है, आर उसकी वर्ब है, दैट आया दोज के लिए, दैट की वर्ब है हैव क्वालिफाइड या हैव नॉट क्वालिफाइड, है ना। दोज आया इन टैब्ल्यू प्रपोजल्स के लिए। रिलेटिव प्रोनाउंस आपस में कनेक्टेड होते हैं, किसी ना किसी नाउन की तरफ वो इशारा ज़रूर करते हुए आपको मिलेंगे। अच्छा, ये टैब्ल्यू या झांकी होता क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये झांकी है तमिलनाडु की 2017 की परेड की, समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आपको रिपब्लिक डे की बहुत सारी झांकियाँ मिलेंगी, हर स्टेट की अपनी अपनी, लेकिन किसी किसी स्टेट की अप्रूव नहीं भी होती हैं। तो इस साल 3 स्टेट्स की अप्रूव नहीं हुई और तीनों अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं और तीनों कंप्लेन कर रही है कि हमारी झांकी को अप्रूव क्यों नहीं किया गया इस परेड के लिए। चलिए, कह द आम आदमी पार्टी, आप, दैट इज़ इन पावर इन दिल्ली एंड पंजाब, एंड द तृणमूल कांग्रेस और टीएमसी दैट इज़ इन पावर इन वेस्ट बंगाल आर क्राइंग फॉल। कह रहा है आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली और पंजाब दोनों स्टेट्स में, और टीएमसी जो है जो पावर में है बंगाल में, ममता बनर्जी की पार्टी, ये दोनों पार्टियां जो हैं ये क्राई फाउल कर रही हैं। क्राई फाउल करना इनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जो है आवाज़ उठाना। तो ये अपने साथ इनजस्टिस या अन्याय होने की शिकायत कर रही है। क्राई फाउल आपको समझा चुके हैं, फाउल से जो आप फुटबॉल में, हॉकी में या किसी और गेम में देखते हैं, उसी फाउल से आपने इस फ्रेजल वर्ब को निकाला है। कह रहा दिल्ली हैड प्रपोज्ड शोकेजिंग इट्स स्कूल एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज and the Punjab government had plans to exhibit the state's heritage and the history of its martyrs for India's national movement. दिल्ली ने प्रपोज किया था कि शोकेस करेगा अपनी स्कूल एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज को, और पंजाब की सरकार के प्लान्स थे कि वो एग्जिबिट करेंगे, दिखाएंगे, शोकेस करेंगे या डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे अपने स्टेट की हेरिटेज को, विरासत को और हिस्ट्री को यानी इतिहास को, जो इसके मार्टर्स का है, जो इसके शहीदों का है, नेशनल मूवमेंट के लिए, आज़ादी के संघर्ष के लिए। तो इनकी ये झांकियाँ थी इस टाइप की जो कि फेल हो गई। दिल्ली की वर्ब है हैड प्रपोज्ड, पंजाब गवर्नमेंट की वर्ब है हैड, एग्जिबिट करना यानी दिखाना, मार्टर यानी शहीद,
अभी शहीदी पखवाड़ा भी चल रहा था पंजाब के अंदर, जहाँ पे जो शहीद लोग हुए हैं, है ना, जिन्होंने मुग़लों के सामने, अंग्रेज़ों के सामने शहीदी दी है, उन सभी को सेलिब्रेट किया जाता है, कमेमोरेट किया जाता है, याद किया जाता है। तो इसी शहीदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में इन्होंने झांकी निकालनी थी पंजाब गवर्नमेंट ने, जो कि सेंटर ने मना कर दी। चलिए, अब आपसे एक सवाल है, प्रपोज के बाद में शोकेजिंग क्यों लिखा गया है? इसको टू शोकेज भी तो लिख सकते हैं, टू शोकेज लिख दो। ऐसा क्यों लिखा है शोकेजिंग? और इसका सिंपल सा जवाब है, प्रपोज एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद दूसरी वर्ब लेगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लेगी, टू इन्फिनेटिव में नहीं लेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? सम वर्ब्स टेक वर्ब टू आईएनजी फॉर्म आफ्टर देम। वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लेती है? क्योंकि इनके बाद में नाउन फिट होता है। ठीक है, तो जब वर्ब आती है तो वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म लगा करके इन वर्ब्स के बाद में फिट करते हैं। अब ये स्पेशल वर्ब्स कौन कौन सी है? एक तो प्रपोज्ड ही है जो आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, और बाकी वर्ब्स आपको सबको याद होनी चाहिए, बहुत बार करवा चुके हैं, एक बार दिमाग में रिवाइज करो, मैं तो लिख ही रहा हूँ, है ना। अवॉइड, कंसीडर, इमेजिन, स्टॉप, बिगिन, अच्छा, स्पेंड टाइम, वेस्ट टाइम, रिसेंट, रिपोर्ट, और इसी तरह की कुछ 4-5 वर्ब्स और भी हैं। ठीक है, तो ये सारी वर्ब्स आपको कई बार करवाई गई हैं, नोट्स को खोल लो, याद होनी चाहिए हर बच्चे को। वर्ब याद होना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो वर्ब जब दिखे तब आपको ये याद आ जाए कि ये वर्ब क्या कॉन्सेप्ट रखती है। दो एडजेक्टिव्स भी हैं जो इसी तरीके से बिहेव करते हैं, मैं लिख देता हूँ उनके नाम भी, वर्थ एंड बिजी। ठीक है, इनके बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा या फिर नाउन लग जाएगा। राइट, चलो, कॉन्सेप्ट डिटेल में इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे ख्याल से पिछले 10 दिनों में 2 बार आ चुका है ऑलरेडी, बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे क्लास में रेगुलर हैं इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्लास में रेगुलर रहो। आज जो कॉन्सेप्ट हुआ है ये 5-7 दिन बाद फिर से होगा। 2 महीना जो बच्चा क्लास कर लेता है वो सारे कॉन्सेप्ट 5-5 बार देख लेता है। द वेस्ट बंगाल प्रपोजल वॉज टू डिस्प्ले द कन्याश्री प्रोजेक्ट दैट सर्व्स गर्ल्स इन द स्टेट। कह रहा है फिर बंगाल का जो प्रपोजल था झांकी का, टैब्लू का, वो था डिस्प्ले करना कन्याश्री प्रोजेक्ट को जो सर्व करता है लड़कियों को स्टेट में, छोटी बच्चियों को, स्कूल जाती बच्चियों के लिए जो प्रोजेक्ट जो है काम करता है। प्रपोजल की वर्ब है वॉज, दैट की वर्ब है सर्व्स, दैट आया कन्याश्री प्रोजेक्ट के लिए। कह रहा है सिमिलर प्रपोजल्स बाय दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल हैव बीन रिजेक्टेड अर्लियर टू। कह रहा है ऐसे प्रपोजल दिल्ली और बंगाल के रिजेक्ट किए गए हैं पैसिव वॉइस में, परफेक्ट टेंस में, पहले भी अर्लियर टू। हैव बीन प्लस V3 लगा हुआ है, परफेक्ट टेंस की पैसिव फॉर्म है। आगे कह रहा है इन द केस ऑफ दिल्ली इट्स प्रपोजल्स हैव बीन टर्न डाउन फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। कह रहा है अगर दिल्ली की बात करें तो इसके प्रपोजल्स को टर्न डाउन किया गया है, रिजेक्ट किया गया है, रिफ्यूज़ किया गया है 3 लगातार सालों से, 3 कंसेक्यूटिव ईयर से। कंसेक्यूटिव मतलब सिक्वेंशियल, तो 2021 में भी, 22 में भी, और 23 में भी, और 24 में भी, है ना, 22, 23, 24 ऐसा समझ लो। तो 3 सालों से इसके प्रपोजल्स को सेंटर पास नहीं कर रहा झांकी लगाने का। प्रपोजल्स की वर्ब अगेन हैव बीन टर्न डाउन, पैसिव वॉइस में, टर्न डाउन करना, किसी चीज़ को रिजेक्ट करना। करेंट 2022 तमिलनाडु's टैब्लू which was themed on the state's role in the national movement did not qualify। 2022 में भी तमिलनाडु की जो झांकी थी, जो कि थीम थी, जिसका थीम बना हुआ था स्टेट के रोल पे, स्टेट की भूमिका पे, नेशनल मूवमेंट में, आज़ादी की लड़ाई में, कह रहा वो भी क्वालिफाई नहीं किया, उसको भी नहीं जो है अप्रूव किया गया। तमिलनाडु के टैब्लू की वर्ब है डिड नॉट क्वालिफाई, विच आया टैब्लू के लिए, विच की वर्ब है वॉज थीम्ड। कह रहे द भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी हैज सेड दैट एज दीज टैब्लूस वर मेंट फॉर द पॉलिटिकल प्रमोशन ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज दे डिड नॉट मेक द कट। कह रहे बीजेपी ने ऐसा कहा है
कि क्या कहा है भाई, दैट वो ये कह रहे कि एज, क्योंकि ये सारे जो टैब्लूज थे ये मेंट फॉर थे, इनका ऑब्जेक्टिव था या मीनिंग था पॉलिटिकल प्रमोशन करना, राजनीतिक मशहूरी करना, एडवर्टीजमेंट करना ओपोजिशन पार्टीज़ की। कह रहे इसलिए ये टैब्लूज ने मेक द कट नहीं किया, ये कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। मेक द कट तो आपको याद ही होगा, किसी चीज़ के लिए क्वालिफाई करना, सक्सेस को हासिल करना, है ना, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, खास ऑब्जेक्टिव के लिए। भारतीय जनता पार्टी की वर्ब हैज सेड। टैब्लू का जो है प्लूरल होता है टैब्लुक्स, इसके आगे आप एस भी लगा सकते हैं और आप आगे एक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लूरल फॉर्म है टैब्लू यानी झांकी की, इसकी वर्ब है वर। दे की वर्ब है डिड नॉट मेक द कट। कर एलिगेशन ऑफ पार्टिसनशिप सरफेस ड्यूरिंग द प्रीवियस यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस regime 2 where tableaux proposed by the BJP run Gujarat government were not approved for the parade for several years। कह रहा है यही एलिगेशन, यही सारे आरोप पार्टिसनशिप के पक्षपातपूर्ण रवैये के सरफेस किए थे, उभर करके आए थे पिछली यूपीए सरकार के रिजीम में भी, उसके प्रशासन में भी, जहाँ पे जो झांकियाँ थी या टैब्लू थे प्रपोज किए गए थे बीजेपी के द्वारा चलाई जा रही, रन की जा रही गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। कह रहा है उनको अप्रूव नहीं किया गया था 26 जनवरी की परेड के लिए कई सालों तक, फॉर सेवरल ईयर्स। तो ये सारे काम जो है पॉलिटिकल, जो ये सारे एक्शंस हैं ये पहले भी हो चुके हैं, पहले यूपीए करता था, आजकल एनडीए किया करता है, आर्टिकल का ऐसा कहना है। एलिगेशंस की वर्ब है सरफेस्ड, टैब्लुक्स की वर्ब है वर अप्रूव्ड। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। कह रहे जी अ नेशनल सेलिब्रेशन इज़ वन दैट कैन डू विदाउट सच कंट्रोवर्सीज। कह रहे एक नेशनल सेलिब्रेशन जो है, राष्ट्रीय जो जुलूस है, जलसा है, कह रहे वो एक ऐसी चीज़ होती है इज़ वन जो कि डू विदाउट कर सकती है। डू विदाउट करना यानी किसी चीज़ के बिना गुजारा करना, जो कि गुजारा कर सकती है बिना ऐसी कंट्रोवर्सीज़ के, ऐसे विवादों के। ज़रूरी नहीं है नेशनल सेलिब्रेशन में ऐसी कंट्रोवर्सीज़ की ही जाए। सेलिब्रेशन की वर्ब है इज़, दैट आया है सेलिब्रेशन के लिए या वन के लिए, इसकी वर्ब है कैन डू विदाउट। डू विदाउट करना, किसी चीज़ के बिना काम चलाना, गुजारा करना। अ स्टूडेंट कैन नॉट डू विदाउट सीरियस स्टडीज़। एक स्टूडेंट गुजारा नहीं कर सकता है या काम नहीं चला सकता है बिना गंभीर पढ़ाई के। आई कैन नॉट डू विदाउट दिस जॉब। मैं गुजारा नहीं कर सकता हूँ, काम नहीं चला सकता हूँ बिना इस जॉब के, ठीक है। तो जो भी काम आपको चलाना है, जो भी गुजारा करना है, अगर डू विदाउट करेंगे तो उस चीज़ के बिना आपका गुजारा नहीं होगा। तो नेशनल सेलिब्रेशन ऐसी चीज़ नहीं है जिसका गुजारा कंट्रोवर्सीज़ के बिना ना हो। कह रहे जी द रिपब्लिक डे परेड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड पॉम्प एंड एन ऑब्जर्वेंस ऑफ द कंट्रीज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। 26 जनवरी की जो परेड है वो एक कॉम्बिनेशन है, एक जुगलबंदी है दो चीज़ों की। पहली चीज़ है देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म, और दूसरी चीज़ है पॉम्प यानी आडंबर। देखो आडंबर कौन सा वाला, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव फॉर्म में देखो। देश बड़ा शक्तिशाली है, इकॉनमी बहुत बड़ी है, बड़ी सी हम परेड निकालेंगे, आर्मी के तीनों फॉर्म्स आएंगी, तीनों आर्म्स आएंगी, है ना, नेवी, आर्मी, हमारी जो एयरफोर्स। तो ये जो बड़ा बड़ा आप दिखावा करते हो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वे में, इसको भी पॉम्प बोला जाता है। तो परेड जो है ना, देशभक्ति और बड़े आडंबर या पॉम्प का एक जुगलबंदी होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और ये एक ऑब्जर्वेंस होता है देश की एकता और यूनिवर्सिटी का, डाइवर्सिटी का, विविधता का, जहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं इन दोनों चीज़ों को कि हम अलग होकर के भी एक हैं। कह रहा इट इज़ अ शो ऑफ हार्ड पावर हाईलाइटिंग इंडियाज़ मिलिट्री माइट अलॉन्ग साइड इट्स कल्चरल हेरिटेज एंड सॉफ्ट पावर। ये एक शो होता है हार्ड पावर का। हार्ड पावर यानी मिलिट्री पावर को बोलते हैं। तो ये एक शो होता है हमारी मिलिट्री पावर का, हाईलाइट करते हुए कंट्री की मिलिट्री माइट को, कंट्री की सैन्य ताकतों को, डिफेंस पावर्स को, साथ ही साथ अपनी कल्चरल हेरिटेज के, अपनी सांस्कृतिक विरासत के, और सॉफ्ट पावर के। सॉफ्ट पावर होती है आपकी वही कल्चरल हेरिटेज, है ना, हमारा योगा है, भारत से निकला है, सनातन धर्म है, डाइवर्सिटी है, वेद हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो इंडियननेस से भरपूर है 5000 सालों से, वो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, उसको भी हम दिखाएंगे, साथ में हमारी मिलिट्री पावर को भी दिखाएंगे। हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर कंबाइंड।
इट की वर्ब है इस। माइट समझते हैं आप, ताकत या स्ट्रेंथ को बोलते हैं। हेरिटेज यानी आपकी विरासत, लेगेसी। करेक्ट, देयर इज ए शो ऑफ स्टेट पावर बट इट इज ऑल्सो ए फेस्टिवल ऑफ पीपल्स पावर। करेक्ट, ये स्टेट की पावर का एक शो तो होता ही है। स्टेट मतलब भारत सरकार, नेशन, है ना, राज्य की बात नहीं हो रही, पूरे देश की बात हो रही है। तो कह रहा देश तो अपनी ताकत दिखाता ही है, लेकिन ये एक फेस्टिवल है, ये एक त्यौहार है लोगों की पावर दिखाने का भी, पीपल्स पावर को भी एग्जिबिट या डिमॉन्स्ट्रेट करने का। द पैरेड सेलिब्रेट्स द मेमोरी ऑफ द मोमेंटस स्ट्रगल दैट द फाउंडर्स ऑफ द रिपब्लिक अंडरटुक फॉर फ्रीडम फ्रॉम इम्पीरियलिज्म एंड टुवर्ड्स बिल्डिंग ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन। यही पैरेड सेलिब्रेट करती है उस मेमोरी को, याद को, जो है उस मोमेंटस स्ट्रगल की। मोमेंटस मतलब जिसको याद रखा जाए, सिग्निफिकेंट हो, हिस्टोरी को, उस बहुत ही याद रखने वाली संघर्ष की, जो कि फाउंडर्स जो थे हमारे, जो संविधान के निर्माता थे, रिपब्लिक के निर्माता थे, उन्होंने अंडरटुक की थी, जिस स्ट्रगल से वो गुजरे थे। अंडरटेक करना यानी किसी चीज़ से गुजरना, किसी चीज़ को अपने हवाले करना। और ये इन्होंने किया था फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, इम्पीरियलिज्म से, उपनिवेशवाद से। और ये किया गया था इस चीज़ की तरफ, टुवर्ड्स बिल्ड करने की तरफ, एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन को, एक आधुनिक लोकतांत्रिक देश को। तो ये परेड जो है इनकी मेमोरी को, उन स्ट्रगल की मेमोरी को सेलिब्रेट करती है। कैसे भगत सिंह ने, कैसे आज़ाद ने, कैसे गांधी ने, कैसे जिन्ना ने, जिन्ना चलो पाकिस्तानी हो गए, सभी ने अपनी अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई की थी, है ना। तो ये जो आज़ादी की जो लड़ाई थी, हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने बूते से जो की, उन्होंने कैसे इस आज़ादी को किया, लड़ाई को किया, ताकि हमें उपनिवेशवाद से, अंग्रेज़ों से, इम्पीरियलिज्म से आज़ाद करवाया जा सके और मॉडर्न रिपब्लिक की नींव रखी जा सके। परेड की वर्ब है सेलिब्रेट्स। परेड आप समझते हैं, कैवलकेड, मोटरकेड, इससे बनने वाले दो वन वर्ड्स हैं, आपको करवाए थे। फाउंडर मतलब नींव रखने वाले या संस्थापक, इनकी वर्ब है अंडरटुक। इम्पीरियलिज्म यानी उपनिवेशवाद। करेक्ट, द थीम फॉर द 2024 रिपब्लिक डे इज इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड विकसित भारत डेवलप्ड इंडिया। करेक्ट, 2024 के इस परेड की थीम थी भारत लोकशाही की माँ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, सारी डेमोक्रेसीज की मदर, और विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड इंडिया। इन दोनों थीम्स के ऊपर 26 जनवरी की परेड होनी थी। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ एन इलेबोरेट स्क्रीनिंग मैकेनिज्म दैट सेलेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स फॉर द परेड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास एक इलेबोरेट, एक डिटेल्ड, एक कॉम्प्लेक्स स्क्रीनिंग मैकेनिज्म है। स्क्रीनिंग यानी कि फिल्टरिंग, कौन रुकेगा, कौन आगे जाएगा, कौन अप्रूव होगा, कौन रिजेक्ट होगा, और मैकेनिज्म यानी सिस्टम। तो इनके पास एक बड़ा ही डिटेल्ड सा स्क्रीनिंग मैकेनिज्म या सिस्टम है, जो सिलेक्ट करता है भागीदारों को इस परेड के लिए। डिफेंस की वर्ब है हैज़। मिनिस्ट्री है सरकारी, आगे द लगाया गया है। इलेबोरेट आप जानते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ हुआ और इसका मतलब है डिटेल्ड एंड कॉम्प्लेक्स, जटिल, पेचीदा और बहुत ही ज़्यादा, समझ गए ना। मैकेनिज्म के लिए दैट आया, वर्ब है इसकी सिलेक्ट्स। करेजी, अ कमिटी ऑफ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स ड्रॉन फ्रॉम वेरियस फील्ड्स स्क्रीन्स प्रपोजल्स फ्रॉम स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। एक कमेटी बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, जो है डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स की, ऐसे लोगों की जो अलग हैं, डिस्टिंग्विश्ड हैं, प्रेस्टिजियस हैं, रेप्यूटेबल हैं, जाने माने लोग, है ना, आम लोगों से अलग हैं, डिस्टिंग्विश्ड हैं यानी जाने माने हैं, जो ड्रॉ किए गए हैं वेरियस फील्ड से, साइंस से, पॉलिटिक्स से, समाज सेवा से। कह रहे यही कमेटी स्क्रीन करती है प्रपोजल्स को, हर स्टेट से जो आता है और ऑर्गेनाइजेशन से, किसी संस्था से जो आता है। कमेटी की वर्ब है स्क्रीन्स। स्क्रीन करना, किसी चीज़ को फिल्टर करना। डिस्टिंग्विश्ड यानी अलग या जाना माना, रेप्यूटेबल या रिस्पेक्टेड, प्रेस्टिजियस। कह रहे विजुअल अपील, इम्पैक्ट ऑन द मासेस, थीम, डिग्री ऑफ डिटेलिंग, म्यूजिक एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल आर्टिस्ट आर द की डिसाइडिंग फैक्टर्स इन द सिलेक्शन ऑफ अ टैब्लो। कह रहा है विजुअल अपील होनी चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए हर आम आदमी पे, उसकी थीम कैसी हो, उसमें डिग्री ऑफ डिटेलिंग क्या हो, कितना डिटेल्ड हो, किस लेवल तक वो अच्छे तरीके से बनाया गया हो, म्यूज़िक कितना हो और उसमें लोकल आर्टिस्ट कितने इन्वॉल्व हों। कह रहा है ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है,
ये सारी चीज़ें जो हैं, म्यूजिक व्यूजिक है ना, इन सब चीज़ों के आधार पे, इन सब चीज़ों के आधार पे ये की डिसाइडिंग फैक्टर है किसी भी झांकी के टैब्ल्यू के प्रपोजल के सिलेक्शन में, है ना। ये सब चीज़ें जब सही बैठेंगी तभी किसी झांकी को 26 जनवरी की परेड में शामिल किया जाएगा। कह रहा इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट टर्न फॉर अ चेरिश्ड नेशनल डे दैट सम स्टेट्स फील एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। कह रहा ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट टर्न है, बहुत ही दुर्भाग्यवश मोड़ है एक चेरिश नेशनल डे के लिए, एक ऐसे नेशनल डे के लिए जिसको हम चेरिश करते हैं, जिसको हम दिल में बसा के बैठे हैं। चेरिश करना, दिल से रिस्पेक्ट करना, है ना, एडमायर करना। कह रहा ये दुर्भाग्यवश टर्न ये है, मोड़ ये है कि कुछ स्टेट जो हैं वो फील कर रही हैं अपने आप को अलग थलग या एक्सक्लूडेड इस दिन से फ्रॉम इट। और क्यों? फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, सियासी कारणों की वजह से। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, अगर हुआ है तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इट की वर्ब है इज़, स्टेट्स की वर्ब है फील। एक्सक्लूडेड यानी अलग थलग, चेरिश्ड यानी जिसको आप दिल में बसाते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत और मान सम्मान देते हैं। तो 26 जनवरी हर आदमी के लिए, हर इंडियन के लिए वैसा ही दिन है ना। कह रहे रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर एंग्विश इज जस्टिफाइबल और नॉट, एफर्ट्स टू मिटिगेट इट वुड बिफिट द ओकेजन। कह रहे बिना इस चीज़ को तवज्जो दिए, रिगार्डलेस ऑफ किस चीज़ को, हाँ या ना वेदर, इन लोगों का गुस्सा जो है, बंगाल का, दिल्ली का या पंजाब का एंग्विश जो है वो सही है या नहीं। कह रहा चाहे उनका गुस्सा सही है चाहे उनका गुस्सा गलत है ना, उनका एंग्विश जस्टिफाइबल है या नहीं। कह रहा फिर भी हमें एफर्ट्स करने चाहिए कि हम मिटिगेट कर सकें, नरम बना सकें इस गुस्से को, इस एंग्विश को। कह रहा ये एफर्ट्स जो है ना, ये बिफिट करेंगे, ये सूट करेंगे, ये सही होंगे इस ओकेज़न के लिए, इस मौके के लिए। तो अब इस बात पे मत जाओ कि आपकी झांकी अच्छी थी या गंदी थी, है ना, इस पर बहस नहीं करना है। हाँ, इतने एफर्ट ज़रूर करो कि जिसको भी गुस्सा है या शिकायत है, 26 जनवरी के दिन उसको कोई शिकायत देश से ना हो। एंग्विश की वर्ब है इस, एंग्विश यानी गुस्सा, रेज, एंगर, फ्यूरी, शिकायत। एफर्ट्स की वर्ब है वुड बिफिट, बिफिट होना, किसी चीज़ को सूट करना, किसी चीज़ के लिए सूटेबल होना। ठीक है। कह रहे द सेंटर शुड सीक वेज टू अचीव मोर ऑब्जेक्टिविटी इन द सिलेक्शन ऑफ टैब्ल्यूक्स। कह रहा सेंटर को ढूंढना चाहिए ऐसे तरीकों को, सीख करना चाहिए वेज को, ताकि ये और वस्तुनिष्ठता को, ऑब्जेक्टिविटी को, अनबायस जजमेंट को ला सके, अचीव कर सके झांकियों के सिलेक्शन में, इन द सिलेक्शन ऑफ टैब्ल्यूक्स। एंड लीव लिटल रूम फॉर कंप्लेंट्स, और ये लीव करे, छोड़े, ना के बराबर गुंजाइश, लिटल रूम यानी ना के बराबर गुंजाइश, कंप्लेंट की या शिकायत की। तो कुछ ऐसा करो कि जिससे शिकायत का मौका आगे से ना बने। सेंटर की वर्ब है शुड सीक, दूसरी वर्ब है लीव, है ना, शुड लीव। लीव लिटल रूम, कोई गुंजाइश ना छोड़ना, लिटल रूम मतलब ना के बराबर गुंजाइश, ना के बराबर, ठीक है, गुंजाइश। ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता, अनबायस्ड जजमेंट को बोलते हैं। कंप्लेंट आप जानते हैं एक नाउन है, शिकायत, और कंप्लेन एक वर्ब है, शिकायत करना। टी लगा दिया तो नाउन, टी हटा दिया तो वर्ब, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, अपनी अपनी जगह पे यूज़ होंगे। फॉर प्रीपोजिशन के बाद में नाउन लगाया गया है, टी लगा करके कंप्लेंट। आज के क्विज में पूछा हुआ है आपसे ये सब। एक ऊपर मोमेंटस वर्ड था, मोमेंटस, मोमेंटस यानी वेरी सिग्निफिकेंट, बताया ना आपको ये वर्ड मैंने। इससे मिलता जुलता एक वर्ड और है, लिख देता हूँ मैं, मोमेंट्री। ठीक है, मोमेंट्री मतलब लास्टिंग फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, समझ पाए। ऐसी चीज़ जो क्षणिक है, हिंदी बोलते हैं क्षणिक, या ऐसे आप आसान भाषा में समझें तो पल भर का, पल भर की खुशी, मोमेंट्री हैप्पीनेस, पल भर का गुस्सा, मोमेंट्री एंगर, पल भर का दर्द, मोमेंट्री पेन, समझ पाए। तो मोमेंट्री और मोमेंटस दो अलग वर्ड्स हैं भाई, इनको अलग अलग रखना। आपको बता इसलिए रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन सब बच्चों को इन वर्ड्स में होता है। इसके लिए एक अच्छा एडवांस सिनोनिम है, जिन बच्चों को याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, मेरा काम है आपको सिखाना, एफेमरल। ठीक है, फिर किसी क्लास में इस वर्ड को ब्रेक करके बताऊंगा अंग्रेज़ों ने इस वर्ड को कैसे बनाया है। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को, आ जाओ अपने क्विज़ पे।
जल्दी से चैनल को एक लाइक और एक शेयर दे दो वीडियो को। अपने भी टारगेट्स हैं इस साल के, चैनल को बड़ी रीच मिले और कुछ नए सीरीज़ को, है ना, कुछ नए कंटेंट को चैनल पे पब्लिश किया जा सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, बीजेपी की जो सरकार है सेंटर में जो बैठी है, बीजेपी लेड है जो, कह रहा है उसका पोजीशन क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है दिल्ली, बंगाल और पंजाब की झांकी को ना सिलेक्ट करने का। दिल्ली का क्या कहना है ना, सेंटर का क्या कहना है कि झांकी हम सिलेक्ट क्यों नहीं करते हैं। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने अच्छे वर्ड्स को यूज़ किया है तो मेंस लेवल का बनाने की कोशिश की है, लेकिन क्वेश्चन चवन्नी भर का है, सब बच्चों का सही होगा जो मीनिंग इसका निकाल लेगा। ठीक है, फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने डाल दिया, वीडियो के नीचे जाके चेक करें। फ्रेजल वर्ब है क्राई फाउल, इसका मीनिंग निकालना है, आई थिंक सबको आता होगा। फ्रेजल वर्ब है अगेन मेक द कट, इसका मीनिंग भी आपको ऑलरेडी आता ही है, कट को मेक करना। जो चीज़ एक पल भर की हो उसको क्या बोलते हैं, मोमेंटस बोलते हैं या मोमेंट्री बोलते हैं। सही वर्ड को चूज़ करना है, अभी करवाया था। और जिन बच्चों को इनका एडवांस्ड वाला सिनोनिम याद है वो भी बताना, अभी बताया था ना आपको, ई से शुरू होने वाला। लास्ट में मिलेंगी 3 एरर्स। पहली एरर मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, दूसरी एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, और तीसरी वर्ड आप जो है वर्थ वर्ड के आसपास आप एरर को देखेंगे। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले, फर्स्ट कमेंट से चेक करके बताओ, मेरे आंसर से अपने मैच करके। ठीक है, लिखना 6 मिले, 8 मिले, 1 मिला। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात लेंगे 2 जनवरी को। अंटिल देन साइनिंग ऑफ।